गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं योगेश गुप्ता है, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नए परिवार हॉलीवुड पर। ठीक है, कैसे हैं भाई सब लोग? जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बताइए आप सब लोग कैसे हैं। फिर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये जो 2 से 3 वाला स्लॉट है ना, ये मैंने साइंस के लिए स्पेशली दिया है। मतलब साइंस के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल है, वो सारा का सारा जो है आपको 2 से 3 में मिलेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला कमेंट आप इस बात का करो कि आपको मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जोरदार तरीके से आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से पहले एक बार कमेंट करके बता दीजिए। गौरव बाबू, दिनेश सोलंकी, प्रिंस यूवी, बाबू भैया रिटर्न भी आए हुए हैं, विकास बाबा, सचिन बिंद, गौरव, एके कुमारी, वेरी गुड वेरी गुड, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून भाई सबको। ज्ञानेन्द्र वर्मा, क्या बात है, अब दिखाई देने लगे हैं पुराने वाले नाम। जो पहले नाम थे वो सारे के सारे नाम मुझे आज दिखाई देने लगे हैं। रितेश यादव जी कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज पढ़िए। सर रितेश यादव जी, चैप्टर वाइज भी होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि शाम के सौरभ सर भी चैप्टर वाइज ले रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिए तो अब चैप्टर वाइज पढ़ना नहीं है आपको, तो मैंने अब प्रैक्टिस करनी है ना। मनीष कुमार, देखो भाई, मेरा मानना ऐसा है कि चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं और उतनी ही शिद्दत के साथ आपसे उम्मीद भी करता हूं कि कम से कम ऊपर के 1000 स्टूडेंट वो मेरे होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम जोरदार तरीके से, एकदम कह सकते हो दिल लगा के पढ़ाई करनी है। ये 2 महीना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फिर एक बार स्टार्ट किया जाए। अभी भी देखिए, रिया वर्मा कह रही है सर मेरा नाम ले लीजिए। हैं, कुछ लोग अभी भी नाम के पीछे पड़े हुए हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिए। बताइए आप, कितनी गलत बात है। अब तो जो है नाम छोड़ो, अब तो कुछ करने का, कुछ काम करने का समय आ गया ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिनेश सोलंकी एकदम सही कह रहे हैं। जो साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे मैं उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा, और उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं, ताकि हाँ वो चैप्टर वाइज जरूर मैं पढ़ाऊंगा साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो देखो साइंस के जो हमारे 25 प्रश्न आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे 25 प्रश्न। मैं डेली की तरह आपको 25 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा इसमें। आज लेक्चर नंबर 2 है और टाइमिंग भी 2 बजे है, मतलब डेली दोपहर 2 बजे साइंस के 25 प्रश्न, और सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट 1 हो चुका है और आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा एक बार। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, पहले जल्दी से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि फटाफट जल्दी से 50+ स्टूडेंट हो जाने चाहिए, है ना। ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन, पढ़ो भाई जल्दी से और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके स्क्रीन पर। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी से, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, बताइए पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जवाब दीजिए, बताइए। रेटिना में उपस्थित कौन सी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रंगों का आभास कराती हैं? आपको बताना है कि आपको आंखों में ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो रंगों का आभास कराती, रंग का आभास कराती हैं। तो सुनो बड़े ध्यान से, जो भी आपकी आंखें होती है याद रखना, उसमें 2 तरह की सेल होती हैं। उसमें से एक सेल होती है याद रखना रोड सेल, रोड सेल, और दूसरी सेल याद रखना होती है कोन सेल, कोन सेल। ठीक है, देखो सी फॉर कोन होता है और सी फॉर कलर। तो ध्यान रखना, कलर का आभास कराना, आप लाल पहने हो कि आप नीला पहने हो, ये हमारा कोन सेल बताती हैं। और ध्यान रखना रोड सेल बताती है हमारी टर्न ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट बताती है ध्यान रखना हमारी रोड सेल। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। और आपको पता है जब आपको रतौंधी होता है रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस के समय जो आपकी सेल कमजोर होती है वो रोड सेल कमजोर होती है नाइट ब्लाइंडनेस के समय। अच्छा, रोड सेल कमजोर होती है, इसी वजह से ध्यान रखना जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसमें कह सकते हो रोड सेल कमजोर हो जाती है। और रोड सेल में एक पिगमेंट भी पाया जाता है, वो भी पूछा जाता है। अगर रोड सेल में पूछा जाए कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है ये रोड सेल में पाया जाता है। आगे बात सुनो, सर जानवरों में जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रोड सेल होती है, मतलब जानवर जो है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, रोड सेल होती है। लेकिन इंसानों में जो है वो रोड सेल प्लस कोन सेल होती है। तो मोटा मोटा ये याद रखो, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर है। अब कलर की बात हो रही है ना, रंगों का आभास बोला है ना, बताइए तो रंगों का आभास कौन का आएगा? कोन सेल। अब कोन सेल हमारी क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए ही तो है, कॉन्सेप्ट सेल या कोन सेल। बोलो तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ना, इस बात को याद रखना, रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो गाजर खाने से मजबूत होता है।
गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, और जितनी ज्यादा गाजर खाओगे आपका रोडोप्सिन पिगमेंट उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, और जितना ज्यादा रोडोप्सिन पिगमेंट मजबूत होगा रतौंधी के चांस उतने ही कम हो जाएंगे बच्चा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट पहले पढ़िए 12वां, फिर मैं 13वें पे आता हूं। जवाब दीजिए, पढ़िए जल्दी से, जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन ए, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। आप गाजर खाइए, कैरोटीन खाइए, आपको विटामिन ए मिलेगा, ये बात भी एकदम सही बोली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भैया मोल से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से, बड़े कायदे में सुनना, जब भी कभी बात ऑक्सीजन की जाएगी, ठीक, अब इन्होंने ऑक्सीजन का परमाणु है, अणु है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप ऑक्सीजन 8O16 मान के चलेंगे। ठीक है, अब याद करो, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, m बटे कैपिटल M होता है ना, m बटे कैपिटल M होता है ना, तो m कितना है सर? 12 है। और रही बात कैपिटल M की, तो कैपिटल L मतलब 16, भाई परमाणु भार तो 16 है, तो 12/16 ये सवाल का उत्तर सही होगा। अब 12/16 क्या है सर? 3/4, 4×3=12, 3/4 0.75। अब इन्होंने तो 0.75 कहीं दिया ही नहीं दिया। अगर हम लोग 12/32 लेके चलते हैं, 12/32 लेके चलते हैं, तो 4×3=12, और ये हो जाएगा आपका 4×32, 3/8, और 3/8 मतलब 0.8, 8×3=24, 8×3=24, 6×30, 6×60, 8×7=56। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी लगाना। पता है ऑप्शन नंबर मैंने सी क्यों बोला? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ परमाणु लेके चला, मतलब 16 रखा, तो 3/4 आया, और 3/4 देखो ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा तुरंत दिमाग कहा कि हो सकता है कि यह परमाणु ना होकर ऑक्सीजन का अणु हो, मतलब O2 हो। अब आपको पता है कि O2 के लिए ये 16 ना होकर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना। और जैसे ही 32 किया, 12/32 किया, क्योंकि 12 ग्राम बटे 32, तो आंसर आपका ये मिल चुका है, जिसकी वजह से मैंने ऑप्शन नंबर सी बोल दिया। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? तो कैसे मैंने अपने दिमाग को चेंज किया, ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इनको बोलना चाहिए कि ये एटम है, ये हमारा कह सकते हो मॉलिक्यूल है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए। थोड़ा भाई सेशन को शेयर करते रहिए, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो रही है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए 1 माइक्रोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर है? थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, अन्यथा भाई ये प्रश्न गलत हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बताइए कितना? नमस्कार नमस्कार, 1 माइक्रोमीटर देखो 10⁻⁶ के आंसर आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, रेलवे इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, और आप में से ज्यादातर लोग इस तरह के क्वेश्चन को गलत करते हैं भैया, है ना। तो सुनो बड़े ध्यान से, जब भी कभी 1 माइक्रोमीटर की बात करेंगे, तो आप सबको पता है कि माइक्रो हटा देने पर 10⁻⁶ लगेगा, लेकिन आगे होगा मीटर। लेकिन इन्होंने जवाब बताइए किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में पूछा है ना, है। तो जो बच्चे 10⁻⁶ दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए बताओ क्या करते हो? मैंने कहा 1 मीटर को सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻⁶ में जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे प्रश्नों को एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा भैया, मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ये प्रश्न फ्री वाले होते हैं, अगर आपने गलत कर दिया तो देख लीजिएगा, आगे पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके सामने। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, जवाब दीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी मिस्टेक भाई यहां पर तो चल जाएगी, एग्जाम में बिल्कुल नहीं चलेगी, जय महाकाल। ठीक है, चलिए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया, और जिन्होंने अभी तक भी सेशन को शेयर नहीं किया, फटाफट जल्दी शेयर कीजिए और बताइए निम्नलिखित में कौन सा लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य होता है? आपको पता है, मैंने कई बार बताया, WBCT एक कोशिका लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट का मैंने बताया था, लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका है, याद करो मैंने बताया था। और लिम्फोसाइट का मेनली काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, कौन सा कार्य लिम्फोसाइट का है? पहला एंटीबॉडी उत्पन्न करना, बिल्कुल सही।
अरे एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा तभी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सर पहला वाला एकदम सही है। और दूसरा वाला देखिए, एंटीजन उत्पन्न करना। अब आपको याद हो ये जो एंटीजन होता है ये क्या होता है? सर एंटीजन आरबीसीटी सरफेस में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो आरबीसीटी सरफेस में जो प्रोटीन पाया जाता है सर उसी का नाम एंटीजन होता है। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता ना, एंटीजन तो नहीं हो सकता ना। आगे देखिए, सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण, क्या फर्जी की बात कर रहा हूं? सफेद ब्लड कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है सर वो भैया बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण। लिम्फोसाइट कहां से निर्माण करने लगा? आप बात तो समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये भी पॉसिबल नहीं है, और जब ये भी पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ मुझे पता है कुछ लोग सी आंसर देंगे, पहला और तीसरा। आप मुझे पहले ये बताओ डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या लिम्फोसाइट करता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो बोन मैरो करता है ना। अरे समझ पा रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए। 5वां नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या होना चाहिए। 5वें को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये कोशिका क्या है? कोशिका, अच्छा कोशिका को सेल बोला है, धमनी है। यहां पर कोशिका गलत लिखा है इन्होंने, यहां पर लिखा होना चाहिए था टेसिटा, यहां पर लिखा होना चाहिए था टेसिटा। कोशिका से आंसर ही नहीं है, टेसिटा। और टेसिटा को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से। निम्न रक्त वाहिकाओं में का व्यास सबसे छोटा होता है। मैं आपको बता दूं जो ब्लड को इधर उधर ले जाने वाली डिवाइस होती हैं उसमें पहली होती है धमनी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, आर्टरीज। उसके बाद दूसरी होती है सिराएं, सिराएं को इंग्लिश में बोला जाता है ध्यान रखना वेन्स। और ध्यान रखना जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं टेसिटा, और टेसिटा को बोला जाता है इंग्लिश में कैपिलरी। ये तीन हैं जो ब्लड को इधर से उधर ले जाती हैं। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा व्यास होता है, सबसे बड़ा व्यास वो होता है आपका ध्यान रखना धमनी का। धमनी का व्यास सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है हमारा सिराओं का, और जो सबसे छोटा होता है ध्यान रखना वो कैपिलरी का होता है, सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो व्यास होता है वो ध्यान रखना कैपिलरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, कैपिलरी बना लेना इसको। बोलो, अब आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं, जब आपके दिल से खून जाता है मैं थोड़ा स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने। ठीक है, सुनो बड़े ध्यान से। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये रहा तुम्हारा हार्ट। हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो सबसे पहले वो जाता है तुम्हारा महाधमनी में है, महाधमनी से होते हुए फिर वो धमनी में जाता है, और धमनी के बाद जाता है टेसिटा में, और टेसिटा के बाद जब उल्टा आता है ना तो फिर सिराएं, महासिराएं, फिर हार्ट। तो टेसिटा ध्यान रखना वह पार्ट होता है जहां पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त आकर मिलते हैं। आप ये भी ध्यान रखना, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आकर मिलते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर टेसिटा वह पार्ट होता है जहां पर धमनी और सिराएं आकर मिलती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर भी टेसिटा होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बोलो, बात सब तो क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। थोड़ा सेशन को शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। मैं अभी इसके बारे में और डिटेल बताता हूं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6वें का। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 6वें का जवाब क्या होना चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज बताओ किसने की है? ठीक है, तो आपको पता है रोमर, रोमर के बारे में सबको ध्यान रखना। प्रकाश की चाल, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकाश की चाल की खोज किसने की, तो प्रकाश की चाल की खोज ध्यान रखना रोमर ने की। लेकिन सवाल में तो पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ध्यान रखना आइंस्टीन ने की थी। हिंदी में इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रहेगा। और इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, नोबेल अवार्ड। और कब मिला था नोबेल अवार्ड? सर 1921 में मिला था, फिजिक्स का नोबेल अवार्ड। ठीक है, तो अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ आइंस्टीन को नोबेल अवार्ड कब मिला था, तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, प्रकाश की चाल की खोज रोमन ने 1676 में की थी। कई बार ये भी प्रश्न आ चुका है कि बताइए रोमन ने प्रकाश की चाल की खोज कब की थी। बोलो, बात सबको क्लियर है ना?
तो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा भाई सेशन रो एक बार दबा के शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन रो शेयर नहीं किया, ताकि हम लोग 100 क्रॉस कर ले। फटाफट जल्दी शेयर कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए जल्दी से। पढ़िए, एक इलेक्ट्रिक मोटर 20 सेकेंड में 10 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के माध्यम से 2000 न्यूटन का वजन उठाती है। देख लो, अब मोटर की क्षमता, क्षमता का मतलब पावर है, लेकिन पावर जो पूछी जा रही है वो किलोवाट में पूछी जा रही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो याद करो, मैंने पावर का कई बार आपको फॉर्मूला बताया है, फिर से बता दूं, या तो आप W/T लगाओ, लेकिन W होता है टार। अच्छा, टार नहीं दिया गया है तो फिर आप लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो वो mgh/T इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यही इस्तेमाल होगा। लेकिन mgh/T न लगाओ। क्यों ना लगाओ सर ये फॉर्मूला? क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने 2000 न्यूटन का वेट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने m इंटू जी डायरेक्ट दे रखा है, और m इंटू जी डायरेक्ट दे रखा है, तो W इंटू विस्थापन और बटे हमारा समय। लेकिन यहां जो W है ना भैया, वो कार्य नहीं है, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं बल है 2000 न्यूटन। और अगर आप W से नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट इसको आप F भी लिख सकते हो, तो आप इसको F ही लिख दो, है ना। चलिए बताइए, F कितना है? 2000 है, समय कितना है? 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड समय 20 सेकेंड नीचे रखा जाएगा, और S 10 मीटर और समय कितना है? 20 सेकेंड। बस ये सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। S 10 मीटर है, तो आप गौर से देखिए, तो 2 जीरो से ये मतलब 2 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1000। तो 1000 वाट आएगा भैया आंसर, देख लो। अब 1000 वाट को बताओ क्या लिख सकते हो? सर 1000 वाट को याद रखना, ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 किलोवाट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बोलो भैया, बात सबको क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, 8 किलोवाट। इनमें से कौन बताइए सुमेलित नहीं है? आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन सी, स्टर्बी, कार्बोहाइड्रेट आलू, वसा मक्खन, हीमोग्लोबिन त्वचा। अरे सर यही सुमेलित नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है वो त्वचा में थोड़ी ना पाया जाता है सर, हीमोग्लोबिन तो ब्लड में पाया जाता है। और त्वचा में क्या पाया जाता है? उदाहरण, त्वचा में पाया जाता है मेलानिन। और आपको पता है कि मेलानिन ही वह पिगमेंट होता है जो त्वचा का कलर सफेद या काला डिसाइड करता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर क्या होना चाहिए। एक बार थोड़ा सेशन को पहले सब लोग शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है। बहुत देर से हम 64-65 में ही अटके हुए हैं। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो मैं आपको बता दूं, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, ये तीनों के तीनों ध्यान रखना वेक्टर होता है। ये तीनों वेक्टर होता है, ध्यान रखना। जो वेक्टर होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है ना। लेकिन डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। दूरी हमेशा सर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और दूरी राशि कौन सी होती है? सर दूरी राशि होती है, ध्यान रखना, अदिश राशि। बोलो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, जवाब दीजिए। पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से पढ़िए। वेलोसिटी भी माइनस में हो सकती है दोस्त। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10वें का। कवच वो पौधे होते, आपने कवच का नाम सुना है कि नहीं सुना? इसको हिंदी में कवच बोलते हैं, इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। और आपको पता है कि कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सर माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी, है ना। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगी। और आपको अगर याद हो तो आपके घरों में जो मशरूम आता है वो भी तो कवच है, वो सफेद होता है। आपको पता है कवच में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आपके जितने भी कवच होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखना। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता।
और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो जिसकी वजह से कवच आपके सफेद होते, हरे नहीं होते। इस बात को याद रखिए, ठीक है। क्लोरोफिल के सेंटर में धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कवच में सर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से कवच हमारे कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, हरे नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी। और आपको एक बात और बता दे, कवच जो है वो प्लांट नहीं होते, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, ये लीजिए। ये थोड़ा पढ़ के लगाने वाला आंसर है, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 मेरा उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट पढ़िए, पढ़िए। जी का मान, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, अगला ऑप्शन है नियत रहता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए। जी के बारे में भाई सारी कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जी के बारे में सुन लीजिए, जी का मान ध्रुवों पर कैसा होता है। उदाहरण रखना, जी का मान ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है और जबकि भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है। अब भूमध्य रेखा को विषुवत कहते हैं, तो विषुवत रेखा पर अधिकतम सर गलत हो गया है। और केंद्र पर याद करो, जी का मान मैंने हमेशा बताया है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, तो केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। हाँ सर, यही पार्ट सही है ना। देखो जरा कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सी दे रहे हैं, बहुत गलत बात है भाई, आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यार। तो आंसर नंबर बी सही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी बढ़ता नहीं है, जब हम भी कभी ऊंचाई पे जाते हैं या फिर गहराई पे जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखना, जो जी का मान होता है वो घटता है। चाहे आप ऊंचाई पे जाओ चाहे गहराई पे जाओ, जी हमेशा घटेगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भाई सी दिया है, इस बात को पहले समझो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़िए, क्योंकि ये जीई के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, है। नहीं पता कर पाओगे ना तो देखिएगा आप लोग के 2-3 क्वेश्चन ना गलत हो जाए। चलिए पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होना चाहिए। एक बार जल्दी से दबा के एक बार जोरदार झटका दीजिए भाई सब लोग, ताकि हम लोग 100 का आंकड़ा तुरंत क्रॉस कर ले। जल्दी से एक बार जोरदार झटका दीजिए, पढ़िए। किसको अधिक बल की आवश्यकता है, किसको अधिक बल की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, या 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। बताइए इनमें से किसको बल की ज्यादा आवश्यकता है। फटाफट पढ़ो। मतलब 2 किलोग्राम के पिंड पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लाना है, या फिर 5 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लाना है। बताइए किस पर बल की आवश्यकता ज्यादा है। आंसर नंबर ए दे रहे हैं टिंकू यादव। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। चलो पहले बताओ जल्दी से, बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है ना। तो यहां m इंटू ए करोगे तो 2 गुणे 5 10, और यहां पर भी m इंटू ए करोगे 5 गुणे 2 10। अरे सर दोनों में तो बल बराबर आ गया ना, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका मतलब F1 और F2 दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देख लीजिए F1 और F2 बोथ आर इक्वल। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सिंगल बच्चे का ऑप्शन नंबर सी नहीं आया, सबने ए आंसर दिया है। बताइए क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों हमारे इक्वल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वां, जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस 13वें का आंसर क्या होना चाहिए। इंग्लिश में अलग था, इंग्लिश में तो सही था यार, कोई बात नहीं, आपको बात समझ में आ रही ना। तो जब भी कभी इस तरह से बल पूछा जाए तो आप दोनों के लिए F बराबर m इंटू ए कर देना, और m इंटू ए जैसी करोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक बार पहले जोरदार तरीके से शेयर करो भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, पहले एक बार दबा के शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी शेयर कीजिए, ताकि आंकड़ा 100 तक एकदम क्रॉस हो जाए। मानव शरीर में बताइए विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है। देखो कुछ विटामिन तो ऐसे हैं उनका कीवर्ड याद कर लो, उनका कीवर्ड याद कर लो, जैसे विटामिन ए
हमेशा आठों से संबंधित होता है, विटामिन ए हमेशा आठों संबंधित होता है, विटामिन बी हमेशा त्वचा से संबंधित होता है, विटामिन सी सर ये हमेशा मुंह मतलब दांत हो गया, मसूड़े हो गया, उससे संबंधित होता है, विटामिन डी हमेशा जो है ध्यान रखना हड्डी से संबंधित होता है, बोन से, विटामिन ई सर ये प्रजनन क्षमता से संबंधित होता है, जनन क्षमता से और विटामिन के सर विटामिन के जो संबंधित होता है वो सर संबंधित होता है खून से, या फिर जैसे खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये सब इसके की वर्ड है, याद कर लो। तो जब भी कभी विटामिन ए की आपके शरीर में कमी होती है, ध्यान रखना आप पे रतौंधी होती है, और रतौंधी का मतलब है कि आपका जो विजन है वो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ विजन, दृष्टि की क्षति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 13वें ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये क्रम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां नंबर, जवाब दीजिए जल्दी से, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए। जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13वें का एकदम सटीक आंसर, निम्न में से कौन डाइसैटेराइड नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, निम्न में से कौन आपको बताना है डाइसैटेराइड नहीं है? सुक्रोज, अरे सर सुक्रोज तो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सर ये तो डाइसैटेराइड है। लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस माल्टोज, इसी तरह से ये भी, अरे ग्लूकोज बिल्कुल, सिर्फ ग्लूकोज जो होगा सर ये आपका मोनोसैटेराइड होगा, ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज ही होगा। बोलो बात सबको क्लियर है ना? तो हर एक के बारे में याद करके लिख लो, समझे कि नहीं समझे? माल्टोज होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये होगा ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज, याद रखिएगा। ये सब के सब हमारे पहला, दूसरा और चौथा सर ये डाइसैटेराइड है और सिर्फ ग्लूकोज ही मोनोसैटेराइड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां, जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट। बिल्कुल सी वाला आंसर मोनोसैटेराइड है, जवाब दीजिए और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सही, एक बार जोरदार झटका दीजिए सब लोग एक साथ, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। पढ़िए जल्दी से, बताइए निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग है? सर टाइफाइड, ये तो आपका बैक्टीरिया से होता है। गुलाबी आंखें, सर नहीं, ये भी आपका वायु जनित रोग नहीं है। खसरा जो कि नॉर्मली छोटे बच्चों को होता है और इसका एक नाम होता है मीसल्स, ये जरूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी नहीं लिखेगा, सिर्फ यहां मीसल्स लिख देगा, तो खसरा ही याद रखना, वायु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे बच्चों में होता है अक्सर, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा, 14वां नंबर, चौथा, अरे नंबरिंग गलत कर दी क्या इन्होंने, ये कौन सा नंबर था, 15वां या 16वां नंबर होगा, नंबरिंग मिस कर दिए, कोई बात नहीं, आप इसको 16वां नंबर कर लीजिएगा, है ना, ये आपका 16वां नंबर है, 16वां नंबर, मैं सही कहा दूसरा नंबर है, ठीक। पढ़िए जल्दी से, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कुछ चीजें याद कर लो, जब भी कभी पूछा जाए कि सर प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन घटा दिया जा रहा है, फाइब्रिनोजिन को आप घटा दे रहे हो तो बताओ क्या बचेगा? तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन घटा देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना सीरम बचता है, तो सीरम की परिभाषा भी होती है कि सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन। बोलो बात सबको क्लियर है ना? अरे समझ में आया? तो ये आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। और एक और बात सुनो, कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड में से अगर आरबीसी घटा दिया जाए, ब्लड में से आरबीसी घटा दिया जाए तो क्या बचता है? तो बचता है दारखना प्लाज्मा। तो ये घटाने वाले दो क्वेश्चन बनते हैं, तो करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? सीरम। बाकी हिपैरिन के बारे में आपने सुना होगा, आपका मैं आपको बता दूं, शरीर के अंदर खून का थक्का ना बन पाए, खून का थक्का ना बन पाए, इस बात की इंश्योरिटी करता है हिपैरिन। हिपैरिन हमेशा ध्यान रखना शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं बनने देता, और फाइब्रिनोजिन जो होता है
वो शरीर के बाहर खून का थक्का बनाता है। दोनों में अंतर है। बोलिए, तो स्टैट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीरम स्टैट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ध्यान रखिएगा, बहुत सही, एक जोरदार झटका, शॉर्टेड क्रॉस। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। कायदे में आंसर दीजिएगा। लिखा है 14, SI 30, 15, P 30, 16, S 32। बताइए ये सब क्या है? ऑप्शन देखो, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स। मैं आपको पहले बता दूं, आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो सर आइसोटोन्स। आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें परमाणु भार बराबर हो, परमाणु भार बराबर हो, है ना। और आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर हो, परमाणु क्रमांक। तो आपको पता है परमाणु क्रमांक क्या होता है? सर परमाणु क्रमांक होते हैं नीचे वाले, नीचे वाले। तो जब नीचे वाले बराबर नहीं है इसका मतलब आइसोटोप्स नहीं हो सकता। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है ऊपर वाले, होता है, तो ऊपर वाले ही बराबर नहीं है। देख लो 30, 31, 32, सर ये भी नहीं हो सकता। आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स बराबर होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स होता है इनका इनका अंतर, तो 30 और 14 का अंतर 16, देख लो 31, 15 का अंतर 16, 32, 16 का अंतर 16। हाँ सर, न्यूट्रॉन्स बराबर हैं, न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो बताइए आंसर आपका कौन से में जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो, क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ओके, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां नंबर। जवाब दीजिए जल्दी से, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या होना चाहिए। जवाब दीजिए। बहुत सही। थोड़ा एक बार जब लोग जल्दी से झटका लगाइए और ये आंकड़ा जो है तुरंत 100 के पार पहुंच जाए फटाक से। सन 1800 में प्रकाश व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, है ना? आपको पता है मैक्सवेल ने क्या दिया था? सर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था 1800 में? थॉमस यंग ने। थॉमस यंग ने याद रखना व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का सी है? कुछ लोग तो बी भी बता रहे हैं। नहीं भैया, सुधीर कुमार बी नहीं है। बिल्कुल दीपक एकदम सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बोलो। अच्छा यहां से मैं एक और आपको बता दूं, एक वर्ड बड़ा पूछा जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। प्लांक्स कांस्टेंट H बराबर होता है रखना 6.67 इंटू 10 की पावर -34। अब मेरा सवाल बस इतना सा ये है कि इसके आगे मात्रा क्या होता है। अगर किसी को पता हो तो जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करके बताइए प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रा क्या होगा, फिर मैं उस बच्चे का नाम ले लूं। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है। कई बार प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक और विमा पूछी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। मान मैंने बता दिया 6.67 इंटू 10 की पावर -34। एक बच्चा कह रहा है जूल पर सेकेंड, निखिल पावर कह रहा है जूल पर सेकेंड। हाँ नहीं गलत, निखिल पावर थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए। आपने जो मात्रा बताया जूल पर सेकेंड वो नहीं होता प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक। प्लांक्स कांस्टेंट का मतलब होता है जूल सेकेंड, ध्यान रखिएगा। जूल पर सेकेंड नहीं होता, क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। और प्लांक्स कांस्टेंट के साथ साथ रखना कोणीय संवेग का मात्रक भी यही होता है। कोणीय संवेग का मात्रक भी जूल सेकेंड होता है, इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल, तो जिनका जूल सेकेंड है उनका आंसर सही है, ध्यान रखना इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन, ये मात्रक इंपॉर्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट का, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट पढ़िए, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे जूल कह रहे हैं, नहीं भैया जूल आंसर नहीं सही है दोस्त। अब इसको पढ़ के बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित से कौन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अनिवार्य दशा है? आपको पता है ये जो TIR है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ये कब होता है? सर ये तब होता है जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इस बात को याद रखना। आपकी प्रकाश की किरण सघन से कहां जाती है? विरल में, विरल में, ठीक है। और जब सघन से विरल में जाती है तो इतना ज्यादा इंसिडेंट एंगल रखा जाता है कि ये विरल में निकल ही ना पाए, है ना। यानी ये एंगल 90 हो जाए। और उस समय जो आपका कह सकते हो ये एंगल होता है I,
सर यही आई एंगल सी के बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के बराबर। लेकिन ये कंडीशन TIR नहीं होती। TIR का मतलब होता है, ये तो TI होने की शर्त है। TIR का मतलब है कि इस एंगल को आप थोड़ा और बढ़ाओ ताकि ये फिर से अपने ही माध्यम में वापस लौट आए, अपने ही माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट आए, है ना, ध्यान रखना। तो अपने ही माध्यम में वापस लौटना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखो, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सर एकदम सही है। प्रकाश विरल से सघन में जाए, सर गलत है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ सर ये क्रांतिक कोण है, अगर इस पर भेजते ना तो इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, सीधी सी बात यह है। लेकिन आप लोगों को इससे ज्यादा एंगल पे भेजना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये वाला पार्ट भी सही है सर, आपतन कोण का मान आपके कह सकते हो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, ये प्रश्न आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सही, थोड़ा एक बार जोरदार झटका दो भाई सब लोग, ताकि 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, जवाब दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़ो। एक सेल जब कई भागों में टूटता है तो बताते हैं इस दशा में किसका संरक्षण होता है। तो अगर कोई सेल कहा जाए, कोई बम कहा जाए, तो ध्यान रखना कोई सेल है, कोई बम है, जब कई टुकड़ों में टूटता है, कई टुकड़ों में टूटता है, तो उस दशा में जो चीज कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है, वो होता है मोमेंटम। वो क्या होता है भैया, मोमेंटम, संवेग। इसी वजह से देखो टूटते समय आप लोग एक सिद्धांत लगाते हो, सिद्धांत का नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो कई बार प्रश्न आता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कब अप्लाई किया जाता है, तो बम वाले सवालों में या फिर हमारा बंदूक वाले सवालों में इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। संवेग की कई बार विमा पूछी जाती है, न्यूटन सेकेंड होती भैया, रेखीय संवेग की विमा न्यूटन सेकेंड, लेकिन कोणीय संवेग होता तो जूल सेकेंड हो जाता, इस बात को याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सबसे छोटा कण है, निम्न में से कौन सबसे छोटा कण है, जवाब दीजिए फटाक से, फटाफट जल्दी से पढ़िए। निम्न में से कौन सबसे छोटा कण है, ओके वेरी गुड। थोड़ा एक बार दबा के शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, टाइम 2 बजे है, बिल्कुल पढ़िए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है, देखो परमाणु से मिलकर अणु बनता है, तो अणु तो सर सबसे बड़ा होगा, फिर परमाणु, लेकिन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे छोटा कौन होता है। तो अगर याद हो तो मैंने आपको कई बार बताया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर कोई प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे तो 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब आप खुद बताओ इन सभी में सबसे छोटा कौन है। अरे भैया कितने लोग न्यूट्रॉन्स दे रहे हैं यार, अरे जय महाकाल कह रहा है सब जय मालिक, पढ़ लो यार इसको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं हाई स्कूल में पढ़ा था। अगर ऐसे रहोगे ना तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से सबसे छोटा जो कण हो जाएगा सर वो प्रोटॉन्स हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार, है कितने सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया, बताओ। ये क्वेश्चन देख के ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ भाई, मुझे नहीं पता था इतने सारे लोगों ने ये आंसर गलत दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए। ये भी थोड़ा आप गलत कर सकते हो, इसलिए थोड़ा कायदे में देखिए रहा भैया, ग्रुप डी में ऐसे ही सवाल आएंगे जो आपको लगेगा कि ये मेरा सही है, लेकिन वो सही होगा नहीं। इनको सब्जी मंडी में बेच दो ढूंढ दो। चलिए, गति का द्वितीय समीकरण बताइए किसके बीच होता है। आपको पता है गति का दूसरा समीकरण होता क्या है सर, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर
u स्क्वायर प्लस 2as। सवाल ये है कि दूसरा समीकरण क्या है। सर दूसरे समीकरण में देखो पहले विस्थापन आया, विस्थापन मतलब स्थिति आई, स्थिति आई, तो या तो ए सही होगा या तो बी, सी और डी नहीं सही होगा। इतनी बात सबको समझ में आई पहले। अब सवाल ये है कि स्थिति और वेट लगाएं कि स्थिति और समय लगाएं। तो कहोगे सर स्थिति के साथ देखो वेट भी आया है, स्थिति के साथ देखो समय भी आया है ना, लेकिन वेट वाला आंसर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इनिशियली आपको प्रारंभिक वेलोसिटी जो होगी वो तो कांस्टेंट होगी ना, क्या वो बदल रही है प्रारंभिक वेलोसिटी? वो तो हमेशा, भाई सवाल सॉल्व करो रे, प्रारंभिक वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन क्या बदलेगा? समय के साथ विस्थापन बदलेगा ना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय और विस्थापन। ए वाला आंसर सही नहीं होगा। बोलो बिल्कुल, पोजीशन और टाइम ये इसका करेक्ट उत्तर है। आपको मुझे मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? बताओ, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लाता हूं, आप लोगों को मुझ पर दया नहीं आती। अभी तक भी आंकड़ा 100 के पार नहीं पहुंचा है। एक बार पहले दबा के शेयर कर दीजिए और जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आंकड़ा तुरंत 100 के पास पहुंच जाए। ये लास्ट टाइम है बस। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23वां नंबर, लगाइए जल्दी से। हाँ, बहुत सारी जगह पर जो आप लोग गलती करते हो वो सारी की सारी गलतियां मैं सुधार दूंगा, लेकिन आप लोग चीजों को सीखो। नहीं सीखोगे तो समय नहीं बचेगा। बताइए, धरती की सतह पर एक शरीर का जो वजन है वो 10 किलोग्राम है। तो बोला ये जा रहा है आपसे प्रश्न में, मैं पूरा दिखा देता हूं प्रश्न, थोड़ा छूट गया है प्रश्न। बोला ये जा रहा है कि बताइए पृथ्वी के केंद्र पर वजन कितना होगा। देख लो, तो धरती की सतह पर 10 किलोग्राम है और केंद्र पर वजन पूछ रहा है। तो आप सबको पता है कि केंद्र पर वजन, सर केंद्र पर जो जी होता है वो 0 होता है, देख लीजिए, ठीक है। और केंद्र पर वजन मतलब भार पूछ रहा है, तो भार का मतलब सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि भार होता है m इंटू जी, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 24वां नंबर, ध्यान से पढ़िए और मेरे पास बहुत सारी जगह मिल चुकी है। बड़ा मजा आया ये वाले क्वेश्चन में है, मेरे पास बहुत सारी जगह है। तो मैं आपको आज दिल विल के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दूं। थोड़ा मेरे पास 5 मिनट का समय भी है। ओके, वेरी गुड। तो दिल के बारे में सब लोग जानने को तैयार हो? एक बार जरा थम्स अप करके बता दो। देखो होता क्या है कि जो दिल होता है आपका, वो मेनली जो भरा होता है वो 4 पार्टों में बना होता है। 4 पार्टों में मैंने 4 पार्ट बना दिए, ठीक है। दिल की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत, ये इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम झिल्ली से बना होता है बाहरी परत, और 4 पार्टों में जो डिवाइड करती है परत, ये परत, इस परत को बोलते हैं, झिल्ली को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम, ठीक। ऊपर वाले जो दोनों पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, आलिंद कहलाते हैं। आलिंद, आलिंद। और नीचे वाले जो दोनों पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है निलय। आप निलय का मतलब नाली से समझो। अगर नाली हमेशा नीचे होती है ना, नीचे वाले निलय, ऊपर वाले आलिंद। अब अगर मैं थोड़ा गौर से देखिए, ऐसे होगा ना, तो ये राइट साइड, तो ये पूरा राइट और ये तुम्हारा लेफ्ट है ना। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया? तो बताइए, जो हार्ट होता है वो टिस्टिपेन से, हृदय की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। हालांकि उसका नाम भी होता है पेरिकार्डियम, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा होता है, कन्फर्म पेरिकार्डियम लिखा होता, ठीक। आप आगे बात सुनो बड़े ध्यान से। देखो, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट में मैं थोड़ा सा आगे बता दूं इसको, थोड़ा सा डैप करता हूं, डैप करके बताता हूं इसको, है थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, यहां से बताना शुरू करता हूं। देखो, थोड़ा ध्यान देना भाई, 5 मिनट का समय दोगे, समझ जाओगे। मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि ये रहा तुम्हारा हार्ट। हार्ट क्या काम करता है? कहता है लो मुझसे शुद्ध खून लो और जाओ सब में बांट दो। तो बताओ शुद्ध खून कौन लेके जाता है? तो आपका आंसर होगा महाधमनी। जो महाधमनी होती है वो शुद्ध खून को लेके जाती है, और कहां पर लेके जाती है? पूरे शरीर को बांटने। क्यों? क्योंकि शुद्ध खून में होता है ऑक्सीजन। तो महाधमनी से जाता है, ध्यान रखना, धमनी, और धमनी के बाद सबसे लास्ट में आता है आपका केसिका। सबसे लास्ट में आता है केसिका। अब केसिका में क्या होता है कि धमनी और यहां की सिराएं आपस में मिलती हैं। सिराएं आपस में मिलती हैं, ये सिरा है। और सिरा के बाद आ जाता है सर महासिरा, और महासिरा को हिंदी में बोला जाता है महासिरा, और इंग्लिश में बोला जाता है
वेना कावा, महाशिराएं। और महाशिरा जो है अशुद्ध खून को फिर से कहां ले जाती है? सर दिल में ले जाती है। देखो महाधमनी शुद्ध खून लेके गई, धमनी, केसिका, केसिका के बाद खून कैसा हो जाएगा? अशुद्ध, और अशुद्ध खून, फिर अशुद्ध खून, अशुद्ध खून, ये आगे फिर से दिल में आ जाता है। ठीक है, अब दिल ने भेजा तो था शुद्ध खून, लेकिन वापस लौट के आए अशुद्ध, तो उस अशुद्ध खून को दिल क्या करता है कि यहां भाई साहब एक चीज लगी होती है, उसका नाम है फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, दिल क्या काम करता है कि वही अशुद्ध खून अब फेफड़ों को पहुंचाता है और कहता है फेफड़े से कि इसको शुद्ध करके दो। तो हमेशा ध्यान रखना, जो खून बाहर जाता है, बाहर ले जाने का काम धमनी का होता है, तो ये कहलाती तुम्हारी फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी का मतलब होता है हिंदी में, फुसफुस धमनी इंग्लिश में होता है पल्मोनरी आर्टरीज। और जब फेफड़ा इसको, इस अशुद्ध खून को शुद्ध कर देता है, तो शुद्ध करके फिर से दिल को देता है, फिर से दिल को देता है। और ध्यान रखना है, जब ये दिल को देता है तब इसका नाम हो जाता है फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा। तो आपको अल्टीमेट यही डायग्राम पढ़ना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को बना लीजिएगा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, दिल से शुद्ध खून कौन बाहर ले जाता है? आपका आंसर होगा महाधमनी। दिल में अशुद्ध खून कौन अंदर लाता है? महाशिरा। दिल से अशुद्ध खून कौन बाहर ले जाता है? अशुद्ध खून कौन बाहर ले जाता है? सर फुसफुस धमनी। दिल में शुद्ध खून कौन लाता है? सर फुसफुस सिरा। ढेरों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी डाले डायग्राम से मिलेगा। बोलो बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये याद कर लेना भैया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया यार, चलो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता ना, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। कभी आपको दिल के बारे में बता दूंगा कि दिल में 4 चैम्बर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, उन चारों वाल्व का नाम क्या होता है, कहां से खून अंदर आता है, कहां से खून बाहर जाता है, ये सब चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, ठीक है, बताइए वो उनका परिणामी क्या है? उनकी दिशा अलग अलग है, उनका परिणामी शून्य होगा, ये परिणामी शून्य नहीं होगा। अब आप खुद सोचो, अगर 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, मान लीजिए एक 20 न्यूटन है, दूसरा 15 न्यूटन है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, एक 20 न्यूटन है, दूसरा 15 न्यूटन है, तो क्या इनका परिणामी कभी शून्य हो सकता है? कहोगे अगर सर अपोजिट डायरेक्शन में भी लगे होते दोनों, एक P होता ये Q होता, तो परिणामी होता P माइनस Q, और परिणामी को शून्य लाने के लिए P और Q बराबर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे अनुसार जो है P और Q बराबर नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है जिनके मान अलग है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये लिखा होता कि जिनके मान बराबर हैं, तो आप ये कह सकते थे अपोजिट दिशा में परिणामी शून्य होता। ठीक है, और एक बात सुन लो, अगर यहां 2 बल ना लिखे होकर 3 बल लिखे होते, 3 बल, तो ध्यान रखना अगर 3 बल जिनके मान बराबर नहीं है, 3 बल जिनके मान बराबर नहीं है, P Q R, इनका परिणामी शून्य हो सकता है, इनका रिजल्टेंट शून्य हो सकता है। तो आप लोगों को 2 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे कि 2 बल जिनका मान बराबर नहीं है, तो कहोगे उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता क्योंकि मान बराबर नहीं है। और अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 3 बल जिनके मान आपस में बराबर नहीं है भैया, तो उनका रिजल्टेंट शून्य हो सकता है। बोलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल ये भी था, और आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे लगाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास भाई खत्म होती है। मैंने बहुत सारी चीजें आज सिखाई, लेकिन आप लोगों को ये चीजें सीखने के साथ साथ मैं अभी 1-2 लेक्चर के थ्योरी क्लास लगाऊंगा, स्पेशली फिजिक्स के या बायोलॉजी के। केमिस्ट्री इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन स्पेशली फिजिक्स और बायोलॉजी की थ्योरी क्लास जरूर लगाऊंगा, ताकि आप इसके कुछ बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर के, ठीक है ना। तो चलो फिर बने रहिए, और शाम की 7 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता दूं, शाम के 7 बजे ठीक मैं 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, और ये 50 क्वेश्चन में जीके के साथ साथ भैया साइंस के भी क्वेश्चन इन्वॉल्व रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शाम के 7 बजे जरूर आइए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आज आपने जो क्लास ली इससे आपने कितना चीज नई सीखी, या फिर कौन कौन सी चीज गलत हुई आपकी, और वो गलती दोबारा होगी कि नहीं होगी ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं शाम के लाइट और हीट।
ठीक है दोस्त, मैं लाइट और हीट को बेसिक से पढ़ा दूंगा, परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।